हमारे साथ दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जनाब अनिल चौधरी जी हैं, जिन्होंने कोविड में कोविड नहीं समझा उसको, और हर जगह हर आदमी की मदद के लिए हर वक्त मौजूद रहे, चाहे राशन बांटना हो, चाहे बसों का इंतज़ाम करना हो, चाहे आज झुग्गी झोपड़ी की लड़ाई हो। आज हमारे साथ अनिल चौधरी जी हैं। मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि ये जो झुग्गी झोपड़ी की लड़ाई है, इसमें 3 पार्टियाँ मुख्य तौर पर हैं, आम आदमी पार्टी है, बीजेपी है, कांग्रेस है। तो तीनों के पक्ष क्या हैं और क्या पूरा मुद्दा है, थोड़ा सा इस पर रोशनी डालें। देखिए सर, यहाँ जो सवाल है वो 48,000 वो स्लम है जो रेलवे ट्रैक के आसपास बसा हुआ है। ये मसला माननीय सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में था और ये निरंतर बातें चल भी रही थी, सुनवाई भी थी। अफसोस इस बात का है कि जो सरकारों का जो फ़र्ज बनता था, इन गरीबों का जो पक्ष सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा जाना चाहिए था, शायद उन सरकारों ने नहीं रखा। चूँकि सरकारें केंद्र में भाजपा की है और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है। मुझे याद आता है कि जब चुनाव के समय देश के प्रधानमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी जी ने भी एक नारा दिया था कि जहाँ झुकी वही मकान। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि जहाँ झुकी वही मकान। हालांकि ये केस उससे जो झुग्गियाँ हैं ये रेलवे ट्रैक के आसपास हैं, सही बात है, हो सकता है यहाँ ये लागू ना हो, लेकिन प्रश्न ये उठता है उन स्लम का भी क्या हुआ जहाँ पे आज स्लम दिल्ली के अंदर बसे हुए। तो उनके सामने भी एक बड़ी चिंता का विषय खड़ा हो गया इस फैसले के बाद। तो हमने ये मांग रखी है, हम कोर्ट के आदेश का पालन करते हैं, लेकिन जो दायित्व सरकारों का बनता था, इन लोगों को उजड़ने से पहले पुनर्वास कराना आवश्यक था। और इससे पूर्व में भी कोर्टों की कई बार टिप्पणी भी और ये कहा भी गया है, मुंबई हाई कोर्ट का भी एक फैसला है, दिल्ली का भी एक फैसला है, जिसमें कहा गया है कि इनको उजाड़ने से पहले एक वैकल्पिक स्थान पर इनका पुनर्वास होना जरूरी है। मुझे याद आता है जब मैं विधायक था, दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी हुआ करती थी और उस समय 2010 के अंदर एक डूसिप, जिसकी जिम्मेवारी कोर्ट ने लगाई है, डूसिप का गठन किया गया था। उसका काम ही ये था कि दिल्ली के स्लम के ऊपर आप काम करेंगे, उनका सर्वे करेंगे, उनको पुनर्वास को लेकर के वैकल्पिक स्थानों पर उनको बसाया जाएगा। 10 साल हो गए, केजरीवाल जी 7 साल से दिल्ली में हैं, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। अफसोस इस बात का है कि एक भी मकान को सरकार की पहल पर पुनर्वास नहीं कराया गया। केवल 1903 परिवार हैं जिनको कोर्ट के आदेश पर या किसी रोड की वजह से वहाँ पुनर्वास कराया गया। तो ये बड़ा प्रश्न है। तो सवाल पूछ रहे हैं हम सरकारों से कि आखिर कब इन लोगों की मदद, इन लोगों का जो अधिकार है, तमाम सर्वे हैं, इनके पास टोकन है, उनके राशन कार्ड हैं और पिछले 50 से 60 साल का रिकॉर्ड, इनके बच्चे, इनके कई बच्चों के जन्म यहाँ हुए हैं अधिकतर परिवारों के अंदर। तो जब इतना डेटा है और कानून में व्यवस्था है कि आप उनका पुनर्वास करेंगे, तो पुनर्वास करने में विफल रही हैं सरकारें और यही मांगे लेकर के हम सरकारों के पास जा रहे हैं। और कल के केस में भी आप देखेंगे कांग्रेस पार्टी एकमात्र पार्टी जिसके दोनों वकील अभिषेक मनु सिंघवी साहब और सलमान खुर्शीद साहब, जिन्होंने इनका पक्ष रखा और हिंदुस्तान की सरकार के सॉलिसिटर ने आकर के जो बात कही है, कहीं ना कहीं सरकारों को एहसास है कि इन्होंने इनके साथ न्याय नहीं किया, इसलिए अगली सुनवाई तक रोक लगी है। उन्होंने माना है कि हम तैयारी के साथ आएंगे। तो ये सबसे बड़ी जीत मान सकते हैं। आम आदमी पार्टी के रवैये को इस सारे मामले में आप कैसे देखते हैं? मुझे लगता है कि अरविंद लगातार अपने सपनों को और अपनी सरकार बनाने को लेकर के दिल्ली के लोगों को गुमराह करते रहे, बड़ी बड़ी बातें करते रहे। उन्होंने कम्युनिटी बेस्ड बयान दिए, उन्होंने बड़े बड़े सपने दिखाए गए और बिजली और पानी के नाम पर जो उन्होंने जो प्रलोभी लालच कहे, वो एक तरह से लालच का जो चश्मा लोगों की आंखों के सामने चढ़ाया था, उसके दुष्परिणाम दिखने लगे हैं कि उनका जो हक है आज तक केजरीवाल उनको नहीं दे पाए। तो ये अरविंद जिस तरह से कल विधानसभा में बोले कि उनका बेटा जीवित है, बेटा रहते हुए कभी कुछ ऐसा नहीं होगा। 7 साल हो गए, इस बेटे को याद नहीं आई। संक्रमण काल में 2.5 महीने यही बेटा अंदर छुप के बैठ गए। 7 साल में कुछ तो आगे बताए अरविंद केजरीवाल कि आपने इन लोगों के लिए करा क्या। मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूँ, शीला जी मुख्यमंत्री रहते हुए 15 साल रही, आज केजरीवाल 7 साल हो गए, यानी कि शीला जी का आधा टर्म पूरा हो चुका है। दिल्ली में कोई एक बिल्डिंग, कोई एक इमारत ऐसा साबित कर दें, कोई मील का पत्थर साबित हो। शीला जी की सैकड़ों योजनाएं हैं जिन पर हमें गर्व महसूस होता है और कहते हैं हम लोग 15 साल में इस शहर को विश्व स्तरीय शहर बनाने का जो सपना शीला जी ने और कांग्रेस ने देखा था, हमने उसको पूरा किया। 7 साल में एक भी कोई इमारत, स्कीम जिस पे ये दावा कर सके कि आगे वाले समय में अरविंद केजरीवाल गर्व से कहे कि मैंने दिल्ली को दिया है। बिजली पानी की भी पोल खुल चुकी है, फिक्स चार्ज के नाम पे मार पड़ रही है, बुरा हाल है। पानी के हाल देके, सैंपल देके एक स्टडी में जो मीडिया के सामने लेके आने वाला हूँ, कितने रोगी यहाँ जॉइंटिस के और दूसरे रोगों से प्रभावित हुए हैं, यानी कि जिस तरह से पानी की सप्लाई हुई है, दूषित पानी। और जो दावे करते हैं हर घरों में टैब, कल एक स्टडी आई 1% का डिफरेंस आया 7 साल में। तो तमाम दावों की पोल खुली है, वो भी बिल्कुल एक ये कह सकता हूँ झूठा दावा साबित हुआ है अरविंद केजरीवाल का, दिल्ली को लेकर के जो उन्होंने सपने, जो बातें रखी थी।
अनिल जी, कोविड के मामले में हमने देखा कि दोनों सरकारें, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे दिल्ली की सरकार हो, वो कहीं दिखाई नहीं दी। उसी की वजह से यहाँ से इतने लोग जो है रेफ्यूजी, मजदूर और ये सब इनको पलायन करना पड़ा और उसमें उनको इतनी परेशानी हुई। आज फिर कोविड के मामला बहुत बढ़ रहे हैं। सर बिल्कुल, ये अफसोस की बात है। जो दायित्व सरकारों को निभाना चाहिए था वो दायित्व कांग्रेस ने निभाया है। ये सरकारों की जिम्मेवारी बनती है कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, कोई आपदा आती है तो उसको आगे बढ़ करके आप उसका समाधान ढूंढें। यहाँ तो अफसोस है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और उनका पूरा मंत्रिमंडल छुप के घर में बैठ गया, दिल्ली को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया। और मैं नहीं बोल रहा हूँ, उन्होंने खुद अपनी जुबान से बात कही कि दिल्ली भगवान भरोसे। आप कैसे कह सकते हैं? मैं सरकार को उस सीमा प्रहरी की तरह देखता हूँ जो स्वेच्छा से जाता है सीमा प्रहरी के लिए और सेना में शामिल होता है कि पता नहीं कब दुश्मन की गोली आकर के मेरे सीने को छन्नी कर देगी, उसके बावजूद भी सेना में जाते हैं। जब हम राजनीति में आते हैं, जब लोगों के बीच में जाते हैं तो अपना स्वेच्छा से इस फील्ड को चुनते हैं। और इस आपदा के समय में यदि हम ही छुप के घर बैठ जाएं तो कौन संभालेगा इस दायित्व को, कौन लेगा इस जिम्मेवारी को? तो दिल्ली का मुख्यमंत्री खुद घर में छुप के बैठ जाना ये बड़ा अफसोसजनक था। और इस समय जो आपने कहा है ये सही है और मैं अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस करता हूँ। जिस समय मेरी नियुक्ति हुई थी उसके चंद दिनों बाद ही लॉकडाउन हुआ और लोगों की जो परेशानियाँ थी, दिक्कतें थी, माननीय सोनिया गांधी जी ने जो सरकारों से सवाल पूछे, जब सवालों के जवाब नहीं आए तो वर्करों को मोटिवेट किया गया और वर्करों ने भी आगे आकर के सेवा भाव से सेवा की। यहाँ देखने वाली जो बात है, ये लोग बार बार आरोप लगाते हैं कांग्रेस राजनीति कर रही है। मैं क्षमा चाहता हूँ, विपक्ष में रहते हुए या सरकार में रहते हुए कांग्रेस ने हमेशा काम किया। हम फरवरी में चुनाव हारे, हमारी एक सीट बेसिक दिल्ली में ना आई, लेकिन दिल्ली के अंदर निरंतर लगभग 250 से ज़्यादा लाइव किचन चली जहां हमने सेवा भाव से लोगों की मदद की। ये उदाहरण है साहब इस बात का कि कांग्रेस के लिए हार जीत मायने नहीं है। राजनीतिक दल है, हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के मेरे कार्यकर्ताओं ने, इन सैनिकों ने ये सिद्ध कर दिया कि हम आज़ादी से पहले भी सेवा भाव से इसमें जुड़े थे पार्टी में, आज भी उसी सेवा भाव से कार्यकर्ताओं ने मदद की, सेवा की। और मुझे लगता है कि जो सरकारों को करना चाहिए था वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया। हर मसले पे, चाहे हॉस्पिटल के अंदर मरीजों की संख्या थी, बेड उपलब्ध नहीं थे, मैं खुद जा करके रियलिटी चेक करके आया। सरकारों को नहीं मालूम था कि 3 बड़े अस्पताल बन के तैयार हैं जो कांग्रेस में शीला जी ने बनाए थे, बुराड़ी का, अंबेडकर नगर का और द्वारका का। केजरीवाल जी को मालूम ही नहीं था। सर्वदलीय बैठक में मैंने हिंदुस्तान के गृह मंत्री के सामने, उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि खौफ है। मैंने ये प्रश्न पूछा, खौफ क्यों नहीं होगा? जब दिल्ली के अंदर दिल्ली का मुख्यमंत्री मौजूद ना हो, देश के प्रधानमंत्री, देश के स्वास्थ्य मंत्री मौजूद मीटिंग में ना हो, दिल्ली का स्वास्थ्य मंत्री मौजूद ना हो, तो इसकी जिम्मेवारी आखिर लेगा कौन? और इस बात को उन्होंने स्वीकार किया। और आप देखेंगे उसके बाद बुराड़ी का अस्पताल हो या अंबेडकर का अस्पताल हो, जो कांग्रेस की तत्कालीन सरकारों ने, केंद्र और दिल्ली ने मिलकर के बनाया था, जिस पर पत्थर भी लगा हुआ है। इंदिरा जी के नाम से द्वारका का अस्पताल हो, आज वही अस्पताल है जो इमरजेंसी में काम आया, लेकिन सरकारों को उसका संज्ञान नहीं था। कोविड का बहुत बड़ा असर जो है इकोनॉमी में पड़ा है, अर्थव्यवस्था में पड़ा है। और कोविड को जैसे आपने कहा कि राम भरोसे कहा जा रहा है या बीजेपी उसको एक्ट ऑफ गॉड कह रही है, इस अर्थव्यवस्था में जो राहुल गांधी का प्रपोजल था कि लोगों को जेबों में पैसा डाल दिया जाए, गरीबों के जेबों में पैसा डाल दिया जाए ताकि अर्थव्यवस्था का पहिया घूम जाए, वो चक्र में आ जाए, उस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल सर, आपकी 2 बातें मैं समझा। एक तो कोविड जो महामारी, ये जो भगवान भरोसे जिसको श्रेय दिया जा रहा है, ये भगवान भरोसे नहीं है। हमारे नेता, प्रिय नेता राहुल जी ने इस बात को सरकारों को आगाह किया। राहुल जी के बारे में जो मर्जी बोलें, लेकिन ये कटु सत्य है कि कांग्रेस को बार बार कहते हैं कांग्रेस ने राज किया। हम कहते हैं कांग्रेस ने राज किया, कांग्रेस ने इस देश को बनाया है। तो एक तो विश्वास करना चाहिए अपने कथन पे कि यदि राज किया तो देश के अंदर, विदेश में भी जो विदेश नीति कांग्रेस की रही है, जो उनके रिश्ते रहे, रिलेशन रहे, उस आधार पर कोई खबर मिली है तो इस देश के प्रधानमंत्री को देश के प्रधानमंत्री के तौर पर उसको संज्ञान में लेना चाहिए था, उसको ये चेतावनी माननी चाहिए थी, उस पर जांच बैठानी चाहिए। आपका जो साइंस के क्षेत्र में जो आपका खुफिया तंत्र है वो पूरी तरह से विफल था। तो राहुल जी का वो ट्वीट बार बार आगाह करना और उसके बाद सरकारों को कहना थी तो भगवान भरोसे या भगवान के द्वारा दी गई बीमारी, भगवान के द्वारा नहीं, ये सरकारों के द्वारा अपनाई गई बीमारी है। उसी दिन कदम उठाए जाते तो ये महामारी देश में नहीं आती, नंबर 1। दूसरी, आपने जो जिक्र किया न्याय योजना को लेकर के, बार बार राहुल जी की सरकार को सुझाव देते हैं, लेकिन आप निजी द्वेष या निजी उसके तौर पर राहुल जी को देखते हैं तो ये देश के लिए बहुत घातक है और खतरनाक है। आप गांधी परिवार पे हमले करिए, लगातार करिए, लेकिन देश के लेकर के, देश की चिंता, देश की परेशानी को लेकर के कुछ सजेशन है। सोनिया जी बार बार आप किसानों की बात करती हैं, मजदूरों की, श्रमिकों के पलायन की बात करते हैं, आप स्वीकार नहीं करते हो और मजबूरन आपको फिर मानना पड़ता है। वैसे ही राहुल जी मजदूरों की आवाज़ उठा रहे हैं। करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए हैं,
पलायन करके घर जा रहे हैं, रोजगार नहीं है। तो छत्तीसगढ़ का मॉडल है, आप दीजिए ना लोगों के अकाउंट में पैसा, वो पैसा जाएगा, उसको खर्च करने की उसकी ताकत बढ़ेगी, पैसा वापस इकोनॉमी में आएगा। राहुल जी यही बार बार बोल रहे हैं, इसीलिए उन्होंने न्याय योजना का दावा किया और ये सजेशन दिया कि इनके खाते में आप पैसा डालिए। हमने दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल को ये सजेस्ट किया था कि माननीय राहुल गांधी जी का जो सजेशन है इस देश के युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, गरीबों के लिए, जो बीपीएल फैमिलीज हैं उनके लिए बहुत मदद देगा। लोग भूख से नहीं मरेंगे, खौफ से नहीं मरेंगे। और आप देखें पूरे देश से खबरें आ रही हैं, सुसाइड के केसेस आ रहे हैं, बीमारी के लिए टेस्ट कराने के लिए पैसे नहीं है, सरकार करा नहीं पा रही है। तो तमाम दावों की पोल खुल रही है। तो दोनों मोर्चे पर जो कांग्रेस ने सुझाव दिए थे, सजेशंस दिए थे, इन्होंने नहीं माने और उसका आज जो दुष्परिणाम है जो देशवासियों को भुगतना पड़ रहा है सरकारों की वजह से। अनिल जी, एक जो बड़ा मसला ये है कि जिस वक्त ये लॉकडाउन हुआ या जैसे नोटबंदी हुई तो आप बहुत कम टाइम के लिए लोगों को टाइम देते हैं और फ़ौरन एक ऐलान कर देते हैं और उसके बाद खूब जोश दिखाते हैं, ताली भी बजवाते हैं, सारी चीज़ें करते हैं और हर रोज़ाना 4 बजे आप बाकायदा ब्रीफिंग भी करवाते हैं। मगर उसके बाद हल्के हल्के वो चीज़ें ख़त्म होती चली जाती हैं और फिर सारी जिम्मेदारी आप जनता के ऊपर डालने लगते हैं। इस नए रुझान को क्या आप कहेंगे? सर बिल्कुल, मुझे लगता है ये देश के लिए बहुत घातक साबित हो रहा है। आप देश के लोगों के साथ यकायक अपनी सोच और अपने फैसले को थोप देते हैं। सही कहा, नोटबंदी के समय में भी जिस तरह के लोगों को सरप्राइज़ किया गया था और उस समय भी कांग्रेस ने ये सजेशंस दिए थे कि बहुत घातक होगा और बहुत घातक साबित होगा। और मुझे याद पड़ता है जब ये आवाज़ उठने लगी थी तब देश के प्रधानमंत्री ने आके कहा था कि मुझे 50 दिन का समय दीजिए, 50 दिन में यदि ये कंट्रोल नहीं हुआ तो जो आप सज़ा देंगे वो मैं स्वीकार करूँगा। मैं पूछना चाहता हूँ आखिर क्या हुआ? नोटबंदी के बाद क्या परिणाम आए? क्या कालाबाजारी या काला धन वापस आया? तमाम रिसर्च रिपोर्ट में ये कहा गया है कि कुछ भी रत्ती भर देश को फ़ायदा नहीं पहुंचा। फ़ायदा यदि किसी को पहुंचा तो भाजपा के अपने संगठन को पहुंचा। लेकिन फिर वही बातें मन की बात के द्वारा प्रलोभी बातें कर देना, जो दिल्ली में हो रहा है वो देश की राजधानी के साथ साथ देश में भी देश के प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। सही कहा, ये बहुत नोटबंदी की बात करें, अभी लॉकडाउन की बात करें, जनता कर्फ्यू की बात करें और पैरेलली अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए रेड कारपेट का बिछा करके स्वागत करना, उनके चुनाव को लेकर के चुनाव अभियान की रैलियां कराना और दाव पे क्या लगा? देश की सुरक्षा, देश की जीडीपी, देश का रोजगार, तमाम चीज़ दाव पे लगा दी गई। और आज फिर आप बैठ करके, क्षमा चाहता हूँ, अपने शौक़ पूरे करिए, मोर को दाना खिलाइए, आप और कुछ करिए, योगा करिए, लेकिन आपको देश का प्रधान सेवक बनाया है तो देश के लिए सोचें, ना कि अब केवल अपने और अपने संगठन के बारे में सोचें। ये बड़ा प्रश्न है और देश का युवा इस बात को मान रहा है। करोड़ों नौकरियां हर महीने जा रही हैं, लेकिन अफसोस है अभी भी कुछ ऐसे तथ्य पेश कर दिए जाते हैं, दावे किए जा रहे हैं कि सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ सही है, सब कुछ सही नहीं। ये थे हमारे साथ अनिल चौधरी जी, जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं और वो युवा नेता हैं जिन्होंने हर मामले पे, हर जगह अपने आप को मौजूद दिखाया है